बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका एक बार फिर इस्तक़बाल है हमारे चैनल ह्यूमन वेलनेस में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे चैनल को पाबंदी के साथ दिलचस्पी से देख रहे हैं। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ है, हमारा तबसरा नफ्स पर चल रहा है, जो कि अभी भी जारी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखें ताकि समझने में आसानी रहे। और ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। एक बार फिर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नफ्स से मुताल्लिक आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो का लेक्चर 14। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अब तक जो हमने स्टडी की उसका एक रिवीज़न, और इसमें हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्शन फर्स्ट से शुरू करते हैं, जिसमें हम जनरल डिस्क्रिप्शन पल्स की बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं नेचर ऑफ द पल्स से। Pulse is a moment of expansion and contraction in the receptacles of the vital force such as heart and arteries. Expansion से मुराद इनबसात और contraction से मुराद नब्ज़ का इनक़बास है, यानी नब्ज़ का फैलना और सिकुड़ना। Receptacles से मुराद है an organ that receives and holds a secretion। यहाँ पर secretion से मुराद है ब्लड, यानी एक ऐसा ऑर्गन जिसमें ब्लड आए, उसे होल्ड करे और फिर उसे आगे भेज दे। यहाँ पर मूवमेंट का क्या पर्पज़ है, वो ये कि कंडीशन द वाइटल फोर्स विद लाइट एयर। कंडीशनिंग का क्या मतलब है, यानी तदबीर, यानी लंग्स से जो एयर सप्लाई की जाती है, बहुत लाइट एयर होती है, वो ब्लड के प्योरीफिकेशन और कूलिंग में वाइटल फोर्स के ज़रिए से मददगार साबित होती है। इसे कहते हैं तदबीर। यहाँ पर अगर हम पल्स को अगर डिस्कस करें तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, जिसमें ए पार्ट है द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द पल्स, और बी पार्ट है द टाइप ऑफ पल्स इन ईच एंड एवरी डिजीज़। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स की, विच गवर्न द पल्स। ईच पल्स बीट कंसिस्ट of 2 periods of movement and 2 of rest, because each beat has 1 period of expansion and 1 of contraction. It is also necessary that between the 2 opposite type of movements there should be a period of rest, because it is impossible for any movement to reach the end of its course and change into another type of movement without intermission। यानी बग़ैर आराम किए हम लगातार काम नहीं कर सकते, उसके लिए रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी यही समझाया गया है कि 2 पीरियड होते हैं, जिनमें से एक मोमेंट का और दूसरा रेस्ट का होता है। मतलब ये हुआ कि एक पल्स को अगली पल्स में जाने के लिए 2 मरहले से गुज़रना पड़ता है, जिसमें 2 मोमेंट के पीरियड होते हैं और 2 रेस्ट के पीरियड होते हैं। अब एक्सपेंशन किसे कहते हैं, जब हार्ट हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो उस वक्त नब्ज़ में एक्सपेंशन होता है। उसके बाद एक पीरियड होता है रेस्ट का पीरियड, फिर उसके बाद दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, यानी हार्ट फैलता है और नब्ज़ में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि हार्ट का डायस्टोलिक पीरियड होता है। उसके बाद रेस्ट आता है दोबारा से, जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद होता है और अगली पल्स का जो एक्सपेंशन होता है उससे पहले होता है। अच्छा, कुछ फिजिशियन ये कह रहे हैं कि फेज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन पल्स इज़ नॉट परसेप्टिबल, महसूस ही नहीं होता। और कुछ कह रहे हैं कि हाँ महसूस होता है, लेकिन जब होता है जब पल्स स्ट्रॉन्ग होती है, ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल स्ट्रेंथ इन अ लार्ज पल्स, जिस पल्स की हाइट ज़्यादा होती है, या हार्ड पल्स जिसमें रेजिस्टेंस की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, या स्लो पल्स जिसमें लेंथ जो है वो बढ़ी हुई होती है बीट की। अब
सुनिए गैलन की क्या कहते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वॉज इग्नोर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द पल्स, बट he persevered in his search until the gradually became thoroughly conversant with its proper technique। काफ़ी वक्त यानी काफ़ी अरसा तक उन्होंने इग्नोर किया कि कॉन्ट्रैक्शन फेज़ होता ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनका एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया तो उन्हें महसूस होने लगा कि हाँ, कॉन्ट्रैक्शन फेज़ भी होता है। अब ये आपका टैलेंट है, आपको कॉन्ट्रैक्शन फेस कब महसूस होता है, कितनी मेहनत के बाद महसूस होता है। आइए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ फीलिंग द पल्स। क्या तरीक़ा है पल्स महसूस करने का। हम लोग नॉर्मली पल्स को जो फील करते हैं वो रेडियल आर्टरी पे फील करते हैं, जो कि रिस्ट पे होती है, अगेंस्ट लोअर एंड ऑफ रेडियल बोन। तरीक़ा क्या है, दाहिने हाथ की फिंगर्स यानी 4 फिंगर्स जो होती हैं उनको तबीब पेशेंट की राइट हैंड पर रखता है। क्या तरीक़ा होता है, जो इंडेक्स फिंगर होती है वो रिस्ट की साइड होती है और जो लिटिल फिंगर होती है वो एल्बो की साइड होती है। 4 fingers are placed over the artery in such a way that the index is on the wrist side and the little finger towards the elbow। ये भी ध्यान रखना है कि राइट हैंड से पेशेंट की राइट हैंड की पल्स देखेंगे और लेफ्ट हैंड से पेशेंट की लेफ्ट साइड की पल्स देखेंगे। इट इज़ यूजुअल टू फील द पल्स ऑफ द राइट रिस्ट विद द राइट हैंड एंड ऑफ द लेफ्ट रिस्ट विद द लेफ्ट हैंड। हमने नब्स के एग्जामिनेशन के लिए रेडियल आर्टरी ही क्यों चुनी, इसके 3 डिस्टिंक्ट रीज़न हैं, जिसमें से पहला ये है कि हम इसको आराम से देख सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल होता है ये। दूसरी बात, इट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट एम्बरेसमेंट टू द पेशेंट। पेशेंट को कोई तकलीफ़ या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और तीसरी बात ये है कि ये डायरेक्ट कंटिन्यूटी में होती है हार्ट के, और ज़्यादा हार्ट के क्लोज भी होती है। तो यही 3 वजूहात हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं अदर आर्टरीज़ को पल्स चेक करने के लिए। आगे चलते हुए हमें ये भी देखना है कि फोर आर्म की पोजीशन किस हालत में होनी चाहिए। इसलिए फोर आर्म की पोजीशन मिड प्रोन होनी चाहिए, ना तो सुपाइन पोजीशन में हो और ना ही प्रोन पोजीशन में हो, बिल्कुल दरमियानी दर्जे में होनी चाहिए। बिकॉज इन थिन एंड वीक पर्सन्स प्रोनेशन increases the height and width of the pulse but decreases the length। अगर आर्म प्रोन पोजीशन में होगी तो नब्स की हाइट और विड्थ दोनों बढ़ जाएंगी, लेकिन लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर सुपिनेशन पोजीशन में आर्म फोर आर्म को रखा जाए तो हाइट तो इंक्रीज हो जाएगी और लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यह भी ज़रूरी है कि नब्ज़ देखते हुए मरीज़ की हालत ऐसी भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। इसके अलावा ना ही एक्सरसाइज और इमोशंस के स्ट्रेस में हो। और ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि मरीज़ का मैदा पुर ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा खाली हो, यानी भूख की हालत में हो। ही शुड ऑल्सो नॉट बी आउट ऑफ ब्रेथ। The subject should neither have given up any of his long-standing habits, nor should he have adopted new ones। ज़्यादा लंबे समय से कोई हैबिट जिसको अब वो छोड़ चुका हो या कोई नई हैबिट उसने अपनाई हो, ऐसे मरीज़ों के मर्ज़ को पहचानने में इख्तलाफ पैदा हो सकता है। हमें ये जानने के लिए कि हाँ, पेशेंट में नब्ज़ में इख्तलाफ है या एबनॉर्मलिटी है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ऐसी एबनॉर्मल पल्स को कंपेयर करने के लिए किसी ऐसे शख्स को मुतय्यन करना चाहिए जो टेम्परामेंटली वेल बैलेंस्ड हो। अब शुरू करते हैं फीचर ऑफ द पल्स।
नब्ज़ के मुआयने के लिए फिजिशियंस को 10 फीचर दिमाग में रखने चाहिए, जिसमें से 9 फीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनका हम आगे तज़किरा करेंगे। क्योंकि नब्ज़ मुख्तलिफ होती है साइज़ के एतबार से। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन as estimated by its height, length and breadth, strength of the pulse beat as felt by the fingers, velocity of the pulse beat depending on the duration of the movement, quality of the vessel wall, fullness or emptiness of the artery, quality of the pulse regarding its hot or cold condition, frequency of pulse beats based on the length of the rest period between two beats, constancy or inconstancy regarding the various features, regularity or irregularity of the beats and rhythm of pulse। ये तमाम फीचर हैं जिनको हमें माइंड में रखकर एग्ज़ामिनेशन के वक्त गौर व फिक्र करना है, जिससे कि मरीज़ की मर्ज़ की तशख़ीस करने में आसानी हो जाए। ये 10 फीचर हैं, इनको हम अब आगे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं नब्ज़ के साइज़ को। बात करते हैं एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन के दौरान 3 स्पेशल रिलेशंस होते हैं: हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ। नब्ज़ का इज़्म देखने के लिए उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई देखनी चाहिए। इसलिए नब्ज़ की 9 सिंपल और मुतअद्दिद कंपाउंड वैराइटीज़ बनती हैं। द 9 सिंपल वैराइटीज़ ऑफ द पल्स आर द लॉन्ग, शॉर्ट एंड मीडियम, सिमिलरली द ब्रॉड, नैरो एंड मीडियम एंड द हाई, लो एंड मीडियम। पल्स को हम लॉन्ग कब डिस्क्राइब कर सकते हैं? जब पल्स अपनी मुतय्यन लंबाई से ज़्यादा हो, या फिर पर्सन की अपनी नॉर्मल हालत में चलने वाली पल्स से ज़्यादा हो। शॉर्ट पल्स ऑपोजिट होती है लॉन्ग पल्स की, और मीडियम पल्स शॉर्ट पल्स और लॉन्ग पल्स का दरमियानी हिस्सा होती है, यानी उन दोनों का एवरेज मान सकते हैं। पल्स की बाकी बची हुई 6 वैराइटीज़, उनको भी हम इसी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं पल्स की वेरियस कंपाउंड वैराइटीज़ की, जो कि कम्बिनेशन होता है सिंपल वैराइटीज़ का। उनमें से कुछ को मखसूस नाम दिए गए हैं और कुछ को नहीं दिए गए। नतीजतन अगर पल्स लार्ज हो, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी और हाइट में भी, तो वो कहलाएगी लार्ज वॉल्यूम पल्स। और जो पल्स इन डायमेंशंस में स्मॉल होगी, जिनका अभी जिक्र किया गया, तो वो स्मॉल वॉल्यूम पल्स कहलाएंगे। और जो पल्स लार्ज वॉल्यूम या स्मॉल वॉल्यूम के दरमियानी हिस्से में आती हैं, उनको हम मीडियम वॉल्यूम पल्स कहते हैं। सिमिलरली अगर पल्स ब्रेथ और हाइट में लार्ज है, तो उसको हम बाउंडिंग पल्स कहते हैं। और जो पल्स इसके अपोजिट यानी ब्रेथ और हाइट में स्मॉल होती है, उनको हम थिन पल्स कहते हैं। और जो पल्स बाउंडिंग पल्स और थिन पल्स के दरमियानी हिस्से में आती हैं, उन्हें हम मीडियम पल्स कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन नब्ज़ का साइज़ के एतबार से किया गया। अब आगे स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ के एतबार से पल्स हमारी उंगलियों पर या ज़ोर से ठोकर मारती है या आहिस्ता से, या उन दोनों के दरमियानी में, यानी स्ट्रॉन्ग, फीबल और मीडियम महसूस देती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पल्स की क्या डेफिनेशन बनती है? वन विच ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्राइक्स फोर्सिबली अगेंस्ट द फिजिशियंस फिंगर्स। फीबल पल्स स्ट्रॉन्ग पल्स के अपोजिट होती है, यानी फिजिशियंस की फिंगर्स पर ज़ोर से ठोकर मारने की बजाय आहिस्ता से ठोकर मारती है।
इसी तरह हम इसके दरमियानी हिस्से में मीडियम पल्स की कंपेयर कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग पल्स और फीबल पल्स के दरमियानी हिस्से में मीडियम पल्स आती है। नेक्स्ट है स्पीड यानी वेलोसिटी। पल्स की वेलोसिटी पल्स बीट्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात और समझ लीजिए कि पल्स की मूवमेंट का जो पीरियड होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी या रेट ऑफ पल्स कहते हैं। ये दो पल्स के बीच में जो रेस्ट का पीरियड होता है उसकी ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। तो पल्स बीट की वेलोसिटी को हम स्पीड के एतबार से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्विक, स्लगिश और मीडियम। A quick pulse is the one in which duration of individual beats is shorter। और अगर इंडिविजुअल बीट्स के दरमियान का वक्फा लॉन्गर होगा वो स्लगिश पल्स कहलाएगी। क्विक पल्स और स्लगिश पल्स के दरमियानी वक्फा यानी एवरेज स्पीड वाली पल्स मीडियम पल्स कहलाएगी। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी या इलास्टिसिटी। वेसिल जिस पर आप पल्स फील कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है और इन दोनों के दरमियानी हिस्सा यानी मीडियम भी हो सकती है। सॉफ्ट पल्स इज़ द वन विच इज़ ईजीली कंप्रेस्ड, उंगलियों से आसानी से दब जाने वाली। हार्ड पल्स इसकी अपोजिट होती है और जो पल्स इन दोनों के एतबार से दरमियान में आती हैं उनको मीडियम पल्स कहते हैं। नेक्स्ट है फुलनेस। ये फुल, कोलैप्सिंग और मीडियम 3 तरह की हो सकती हैं। फुल पल्स हमें कब महसूस देती है? जब आर्टरी ब्लड से भरी हुई होती है, और जब इसका अपोजिट यानी आर्टरी ब्लड से खाली होती है तो उसे कोलैप्सिंग पल्स कहते हैं। जो नब्ज फुलनेस के एतबार से इन दोनों एक्सट्रीमिटीज़ के दरमियान में होती हैं उन्हें मीडियम पल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम ये देखते हैं कि नब्ज आया हॉट है, कोल्ड है या मॉडरेट है टेम्परेचर के एतबार से। नेक्स्ट है रेट यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में पल्स रैपिड और स्लो हो सकती है, यानी 2 सक्सीडिंग बीट्स के दरमियान जो इंटरवल होता है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम पल्स को रैपिड या स्लो उसकी फ्रीक्वेंसी के एतबार से कहेंगे। हालांकि मॉडर्न मेडिसिन में रेट पल्स के 1 मिनट में कितनी बार बीट करने को कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 60 to 90 बीट पर मिनट होती है, जिसका एवरेज 72 बीट्स पर मिनट कहा गया है। यहाँ पर रैपिड पल्स किसे कहा जाएगा? जिसमें 2 बीट्स के दरमियानी वक्फा अगर नॉर्मल से कम है तो उसे रैपिड पल्स कहेंगे, और अगर यही पीरियड लॉन्ग हो तो उसे स्लो पल्स कहेंगे, और इन दोनों एक्सट्रीमिटीज़ के दरमियानी एवरेज रेट का हिस्सा मीडियम पल्स कहलाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंसी, जिसे इस्तावा भी कह सकते हैं। पल्स के 5 फीचर्स होते हैं, जैसे साइज, स्ट्रेंथ, रेट, वेलोसिटी और टेंशन। ये जो कॉन्स्टेंसी के 5 फीचर्स हमने आपको बताए, ये नब्ज के सिस्टोलिक फेज़ में देखने हैं। जो नब्ज के बीच में टाइम इंटरवल होता है उसकी रेगुलरिटी और रिदम के अगेंस्ट हमें सिस्टोलिक फेज़ में इन 5 फीचर्स को महसूस करना है। रेगुलरिटी और रिदम क्या है ये हम आगे बताने जा रहे हैं आपको। नब्ज इन 5 फीचर्स में कांस्टेंट भी हो सकती है और इनमें
वेरिफिकेशन भी हो सकता है। ये वेरिएशन खाली एक पल्स में भी हो सकता है और सेवरल बीट्स में भी हो सकता है। सिंगल बीट में भी हो सकता है या बीट के किसी पार्ट में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बॉडी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो एक बीट में पल्स रैपिड हो सकती है और दूसरी बीट पहली बीट के कंपैरिजन में कमज़ोर हो सकती है वाइटलिटी रिड्यूस होने की वजह से। अब एक सिंगल बीट में इन 5 फीचर्स के मद्देनज़र जो वेरिएशन होता है उसमें हम देखते हैं कि साइज़ बीट का लार्ज है या स्मॉल है, बीट की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी, बीट की वेलोसिटी क्विक होगी या स्लगिश होगी, बीट की फ्रीक्वेंसी रैपिड और स्लो हो सकती है। इसके अलावा हम बीट की कंसिस्टेंसी फील करेंगे, आइदर हार्ड और सॉफ्ट। अब इन फीचर्स में पल्स कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिड भी। कांस्टेंट पल्स में इन 5 फीचर्स में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती। अब इन 5 फीचर्स में से अगर किसी एक में पल्स कांस्टेंट है तो हम उससे उस पर्टिकुलर फीचर में कांस्टेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट इन स्ट्रेंथ, कांस्टेंट इन रेट। इसी तरह पल्स वेरिएबल भी हो सकती है पल्स के एक या दो फीचर्स में। अब बात करते हैं रेगुलरिटी की। एन इरेगुलर पल्स मे बी रेगुलरली इरेगुलर और इरेगुलरली irregular. A regular irregularity is the one which is repeated in a systemic manner. पल्स के सिंगल फीचर में इरेगुलरिटी सिंपल होती है और जब एक से ज़्यादा फीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो कॉम्प्लेक्स होगी, जिसे कॉम्प्लेक्स इरेगुलरिटी बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पल्स दो मुख्तलिफ़ किस्म की इरेगुलरिटीज़ शो कर रही है, लेकिन ये दोनों इस तरह रिपीट हो रही हैं कि दोनों इरेगुलरिटीज़ रेगुलर कॉम्प्लेक्स इरेगुलरिटी की सिंगल साइकिल बना रही है और इरेगुलरली इरेगुलर पल्स इसकी ऑपोजिट होती है, मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर हम इस 9th वैरायटी को सब वैरायटी बोल सकते हैं। 9th वैरायटी को जिस तरह म्यूज़िक में एक रिदम होती है, इसी तरह पल्स में भी हम एक रिदम महसूस कर सकते हैं। म्यूज़िक में नोट्स का एक दूसरे से रिलेशन होता है अपनी अपनी पिच और टाइम इंटरवल्स के एतबार से। ठीक इसी तरह हम पल्स में भी इनकी बीट्स एक दूसरे से आपस में रिलेशन रखती हैं स्ट्रेंथ के एतबार से और टाइम इंटरवल्स के एतबार से। म्यूज़िक में नोट्स और इंटरवल्स के एग्रीबल कॉम्बिनेशन को हम सुनते हैं। इसी तरह पल्स में हम पता लगाते हैं कि पल्स रिदमिक है या एरिदमिक है। According to Galen, the pulse, however, is felt in one of the following 5 relation of music: 2:6, 2:4, 2:3, 3:4, and 4:5. And it is seldom possible to observe any other relationship between the notes. हम रिलेशंस को पहचाने ये बहुत ज़रूरी हैं। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो म्यूज़िक को नहीं जानते हैं, यानी टोन्स के एग्रीएबल कॉम्बिनेशन को सुनते हो और म्यूज़िकल नोट्स की क्वालिटीज़ से वाकिफ़ हों और ये भी जानते हो कि हम इस नॉलेज को पल्स के एग्ज़ामिनेशन में कैसे अप्लाई करें। अगर कोई तबीब इस चीज़ को लेकर स्किलफुल है तो उसे पल्स की मुश्किल तरीन रिलेशंस को जानने में दुश्वारी
पेश नहीं आएगी। वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हुए अपनी अगली वीडियो के आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।